प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य। यह पेपर फर्स्ट का जो यूनिट फर्स्ट है उसका ये तीसरा अध्याय है। इससे पहले हम लोगों ने प्रशासनिक संस्थाओं की जो भूमिका है लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका उसके बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो हस्तक्षेपवादी राज्य का था और आज हम तीसरा जो नया चैप्टर है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात द वेलफेयर स्टेट। तो इसको हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अर्थात इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसका विकास कैसे हुआ। वैसे तो अगर कहा जाए तो इसका जो अवधारणा है ये बहुत प्राचीन है और यह एक क्या है प्रगतिशील विचारधारा है और इसका विकास क्या है धीरे धीरे हुआ है। हम बहुत पहले चलें, हम भारतीय संस्कृति में देखें तो प्राचीन काल में जो राम राज्य जो था वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही थी और राम राज्य में ये धारणा प्रचलित थी, उनकी एक भावना थी उस राज्य की कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का जो विकास है उसका सर्वांगीण विकास करने का उसको स्वतंत्र अवसर मिलना चाहिए और राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने जो निवासी हैं उनके व्यक्तित्व के विकास की सभी आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराए। तो वो एक राम राज्य की अवधारणा थी। उसमें क्या है मतलब व्यक्ति जो है वो अपने आप को खुद इतना डेवलप करें, ऐसी स्थितियाँ राज्य को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। उसके पश्चात अनेक जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख है। जैसे महाभारत है, पुराण है, वेद हैं, पाराशर की स्मृतियाँ हैं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी क्या है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें महाभारत जो है वेद व्यास जिनके रचयिता हैं उन्होंने कहा है कि जो सम्राट अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझता है और उसके बहुमुखी विकास का प्रयत्न नहीं करता है वह नरक का भागी होता है। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह मान्यता प्राचीन काल में भारत में रही है। इसके बाद में हम पाश्चात्य चिंतकों को भी देखें तो उन्होंने भी क्या है लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख अपने चिंतन में किया है। इसमें प्राचीन काल के जो हैं चिंतक वो प्लेटो और अरस्तु हैं, मध्यकाल के जो हैं थॉमस ग्रीन, बेंथम, ये क्या मध्यकाल के हैं और आधुनिक काल में रस्किन है, विलियम है, गॉडविन है। इन्होंने भी क्या है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताया है। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक संगठन माना था और उनका उद्देश्य किसी एक वर्ग विशेष के हित में काम करने का नहीं है बल्कि समस्त नागरिकों के हित में कार्य करने का था। इसके अलावा इसके बाद में जैसे मध्य युग के थॉमस ग्रीन, बेंथम हैं, इन्होंने भी क्या है लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब अवधारणा अपने चिंतन में दी थी। और अब हम संविधान की बात करें, भारत के संविधान में भी क्या है लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा को क्या स्वीकार किया गया है और ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारे को परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान के जब लागू हुआ 1950 में तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें क्या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है चौथे अध्याय में हमारे, और इसमें राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा जिससे वो क्या है लोक कल्याण के कार्य कर सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। इसमें अनेक बिंदुओं का उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत में क्या है प्रत्येक स्त्री और पुरुष को उसके जीविका के पर्याप्त साधन मिले, जो समाज की संपत्ति है उसका जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है और उसका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सामूहिक हितों में वितरण हो। यही गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी था। तो उसमें क्या है जो धनी व्यक्ति के पास धन है वो क्या उसका संरक्षक के रूप में है, वो धन तो क्या है जनता का है। इसी प्रकार जो देश की संपत्ति है वो क्या है कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो, इस प्रकार की मतलब राज्य प्रयास करे जिससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। इसके अलावा बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको क्या शोषण से मुक्ति दिलाए राज्य और उनका जो नैतिक और भौतिक पतन जो हो उससे भी राज्य अपनी रक्षा करे। इसके अलावा सभी को क्या है
जो उनकी शक्ति है, जैसी उनकी योग्यता है, उसके हिसाब से उनको रोज़गार और शिक्षा मिले। और इसके अलावा बेरोज़गारी है, बुढ़ापा है और बीमारी है, या कोई अन्य कारण से जो कमाने में असमर्थ है, इस प्रकार के जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भी क्या सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे। इसके लिए क्या वृद्धावस्था पेंशन योजना वगैरह सरकार ने शुरू कर रखी है। और जो सभी प्रकार के मज़दूर हैं उनको क्या है, जो भाई अपना जीवन यापन कर सके, इस प्रकार से क्या है मजदूरी मिले। तो इसके लिए क्या है न्यूनतम मजदूरी कानून भी बना हुआ है। और इसी प्रकार से क्या है, जो काम पर लगे हुए व्यक्ति हैं, कहीं पे भी लगे हुए हैं, तो उनकी जो परिस्थितियां हैं कार्य की, वो भी क्या है बहुत ही मानवीय हो। इसके अलावा जो गर्भवती अवस्था में जो महिलाएं हैं उनको भी क्या सहायता मिले। और जो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग हैं उनका भी विकास हो। और इसके अलावा जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, इसका कानून बनाया जा चुका है। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, जो आदिम जातियां हैं, जनजातियां जो हैं उनका जो समाज है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जो है, उनके जो समाज है, उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों की क्या है विशेष सावधानी से क्या उनमें वृद्धि की जाए। इस प्रकार के राज्य को प्रयास करने के कर्तव्य दिए गए हैं। सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषणों से क्या उनकी रक्षा करे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की। और जनता का जो जीवन है उसका स्तर और स्वास्थ्य में क्या है सुधार का प्रयास करे। स्वास्थ्य की हानि को पहुंचाने के लिए जो भी पेय पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाएं, और ग्राम पंचायतों को शक्तियां दे, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करे। इस प्रकार से क्या है राज्य को क्या है कुछ संविधान के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, परंतु ये क्या है बाध्यकारी नहीं है। जैसे मूल अधिकार तो बाध्यकारी होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सरकारों ने प्रयास किया है कि जो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना या उनकी प्राप्ति के लिए वो आदर्श हैं हमारे, तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि ग्राम पंचायतों की स्थापना 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों की स्थापना की गई थी, ये यहीं से प्रेरणा आई है। इसके अलावा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो भी यहीं से आई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ली है। और संविधान जो है इस मामले में क्या है हमारा बहुत ही आगे है, और ऐसी संकल्पना बहुत कम मिलती है देशों के संविधानों में, जहाँ क्या है संविधान में भी क्या है लोक कल्याण की अवधारणा को शामिल किया गया है। और इसके बाद में हम देखें कि जो ये आधुनिक विश्व में जो ये मतलब इसका मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ, क्योंकि जो ये व्यक्तिवादी विचारधारा थी जिसको हम हस्तक्षेपवादी विचारधारा भी कहते हैं, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया से ये वास्तव में पैदा हुई लोक कल्याण की। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया गया, राज्य का बिल्कुल कंट्रोल ख़त्म हो गया, इससे हस्तक्षेपवाद बहुत ज़्यादा मतलब पैदा हो गया। और क्या है अमीर गरीब के बीच की खाई पैदा हो गई, जो ताकतवर है वही जीवित रह सकता है। इस प्रकार से क्या राज्य का बिल्कुल लोप हो गया, जबकि राज्य जो है उसका अस्तित्व ही अरस्तु ये कहता है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो राज्य को इस प्रकार से नेगेटिव अप्रोच के रूप में व्यक्तिवादी विचारधारा ने जो प्रस्तुत किया था उसके खिलाफ क्या है एक आवाज़ उठी, और ये जो आवाज़ थी वो वास्तव में क्या है एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की आवाज़ थी। क्योंकि राज्य जो है वो वास्तव में क्या एक साधन है, व्यक्ति तो साध्य है, क्योंकि व्यक्ति का कल्याण व्यक्तियों के लिए सब चीज़ है। जब व्यक्ति की दुर्दशा हो जाएगी तो उस स्थिति में उन संस्थाओं का क्या रोल है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या है कि व्यक्तिवादी जो विचारधारा थी उसके खिलाफ ही क्या है ये लोक कल्याणकारी राज्य धारणा उत्पन्न हुई। और आज क्या है हम लोक कल्याणकारी राज्य में ही रह रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या प्रशासन पर निर्भर हो रहा है। इसलिए एक नई संकल्पना भी आ रही है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या होगी प्रशासकीय राज्य की अवधारणा होगी। तो इस प्रकार से क्या है जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो इस प्रकार से मतलब धीरे धीरे क्या है डेवलप हुआ है। ये धारणा तो बहुत प्राचीन है, लेकिन क्या है व्यक्तिवादी विचारधारा के खिलाफ क्या है ये बहुत ज़्यादा विश्वव्यापी रूप में फैल गई, और आज हर राष्ट्र ये प्रयास कर रहा है कि वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में
अपने अस्तित्व को साबित करे। और उसमें क्या है, प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है उसने क्या है बड़ा ही अच्छा रोल अदा किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी है वो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और व्यक्ति का जो गरिमा है उस पर आधारित है। तो इस प्रकार से क्या है, जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो अब विश्वव्यापी बन गई है। इसके पश्चात हम जो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद में हम जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी अर्थ व परिभाषा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो कि लोक कल्याणकारी राज्य में लोक शब्द आया है, तो ये जो लोक शब्द है ये अपने आप में क्या है, लोगों के कल्याण के लिए अभिलक्षित हो रहा है। लोक कल्याण मतलब पब्लिक वेलफेयर। और गीता में तो कहा भी गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या है, जो भी आप कर्म करो वो पब्लिक वेलफेयर में करो। तो इसलिए राज्य भी क्या है अपना ये प्रयास करता है कि वो क्या है पब्लिक वेलफेयर में कार्य करे। तो लोगों के हितों के लिए काम करना, उनकी सुख समृद्धि में मतलब योगदान देना राज्य का ये है कर्तव्य होता है। और ऐसा जो राज्य है वो अपने आप को लोगों की और समाज की सेवा को क्या है अपना साधन समझता है, लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है। और यदि हम परिभाषाओं में देखें तो कैंट ने क्या है डेफिनेशन दी है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सुविधाएं क्या करता है, प्रदान करता है। यानी उनको इस प्रकार से हर चीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास करता है जिससे उनका क्या है संपूर्ण विकास हो सके। गुनार मिर्डल हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है उससे भी परे। तो उन्होंने क्या है वेलफेयर स्टेट की एक परिभाषा दी। वो कहते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है जिसके व्यापक होते हैं उद्देश्य, आर्थिक विकास भी होता है उसका उद्देश्य है, पूर्ण रोजगार देना भी होता है, सबको समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए रहन सहन का न्यूनतम स्तर की सुरक्षा, न केवल आय के संदर्भ में बल्कि पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी के व्यापक संदर्भ में भी उपलब्ध कराना। यानी इन्होंने क्या है काफ़ी जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी परिभाषा को व्यापक किया है। और उसमें उन्होंने रोजगार, आर्थिक पक्ष और सबको समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, रहन सहन का न्यूनतम स्तर, आय का जो एक सुरक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी चीज़ें उपलब्ध कराना क्या है एक लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य माना है। इसके अलावा भी हम कुछ और चिंतक हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि सबको समान अवसर देना, अमीरों और गरीबों के अंतर को मिटाना, सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के क्या है वो आधारभूत तत्व हैं। न्यायमूर्ति जो छागला थे, MC छागला, इन्होंने भी क्या लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया है कि यह एक सेतु का निर्माण करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जो पतित अवस्था है, बिल्कुल निम्न स्तर में जैसे बैठा है, उससे निकल कर वो ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जो उसके क्या है उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण हो। और लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसका वास्तविक उद्देश्य ये है कि नागरिकों के द्वारा उसकी जो सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को क्या है संभव बनाना है। स्वतंत्रताएं दे दी लेकिन अगर क्या है लोग उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तो ऐसी स्थिति में भी क्या है वो मतलब लोक कल्याणकारी राज्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। अब्राहम जो हैं चिंतक रहे हैं, उन्होंने भी लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के ज़्यादा से ज़्यादा समान वितरण के उद्देश्य से करता है। तो अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग तरीके से दी है। और गुनार मिडल की जो डेफिनेशन है वो क्या है एक काफ़ी व्यापक है। और जो भी ये परिभाषाएं हैं इससे हम क्या है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो लोक हित पर आधारित होता है और जो सभी लोग हैं उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से क्या है उनको समान अवसर मिले, उनको क्या न्याय मिले और ऐसा वातावरण विकसित हो जिससे क्या समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा का बढ़ावा हो। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम ये सारी चीज़ें शामिल कर चुके हैं। तो भारत का जो लक्ष्य है वो संविधान
भी ये कहता है कि लोक कल्याणकारी हो राज्य और सभी के हित सधें, ऐसा प्रयास करना चाहिए राज्य को। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो जनता का अधिकाधिक कल्याण से जुड़ी हुई है। इसके बाद में कल हम क्या है नेक्स्ट जो होगा लोक कल्याणकारी राज्य जो हैं उनकी क्या विशेषताएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से क्या है संपर्क करके पूछ सकते हैं।